I hope you have studied last video. In that video we have discussed about charge and charge properties. In this video we will start Coulomb's law. What is the Coulomb's law? To study Coulomb's law, firstly we have to know about point charge. Okay, so what is the point charge? Now we will start. तो आपको क्या हमें स्टार्ट करना है? कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ के लिए हम पहले सीखना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि कूलम्स लॉ आप चार्ज के बारे में पढ़ चुके हो और चार्ज में क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था. यानी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको हम चार्ज कहते हैं. और चार्ज का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो वो बॉडी एक फोर्स एक्सर्ट करने लगती है किसी भी दूसरी बॉडी पे. इट मीन्स चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट अ फोर्स टू द अनदर बॉडी. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक, पर हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो हमने इसको प्लस और माइनस दो चार्ज के रूप में वैल्यू लिखी हुई है. ठीक है, अब प्लस होगा तो प्लस स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, चार्ज को ऐसे डिनोट करते हैं. अब कूलम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो चार्ज यानी एक प्लस एक माइनस या फिर एक प्लस और प्लस कैसे भी हो सकता है, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब किया था कि जो पॉइंट चार्ज है या जो चार्जेस हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो कि चार्ज ऐसा होता है, वो चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है दूसरे पे, इस चीज को डिस्क्राइब किया था कूलम्स ने. ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब किया था तो उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम ही पड़ गया कूलम्स लॉ. तो आप देख रहे हो मैंने लिखा है इट इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चार्ज एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे रखे हों कि उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज का जो रेडियस है, यानी चार्ज जिस बॉडी पे है उसकी जो रेडियस है या उसकी डायमेंशन है उसको निग्लेक्ट किया जा सके. अगर ऐसा है तो हम उस टाइम उस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको पढ़ चुके हो आप फर्स्ट ईयर में. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट जब हम सन और अर्थ के बीच में करते हैं तो हम अर्थ की या सन की रेडियस को कंसिडर नहीं करते. क्या कंसिडर करते हैं? सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड रेडियस, सन एंड अर्थ. ठीक है ना, क्योंकि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में अर्थ की या सन की रेडियस निग्लेजिबल होती है. इन कंपैरिजन, ऐसा नहीं है कि होती है, अर्थ काफी बड़ी है, उसकी रेडियस भी काफी बड़ी है, लेकिन इन कंपैरिजन उसको हम नेग्लेजिबल कंसिडर करते हैं. बिकॉज बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब कोई दो पॉइंट चार्ज यानी कोई दो चार्ज्ड बॉडीज इतनी डिस्टेंस पे रखी हो कि उन बॉडीज की रेडियस यानी उन बॉडी की डायमेंशन उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, तो हम उस बॉडी को पॉइंट चार्ज कहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम उसकी डायमेंशन को रीड नहीं करते, उसकी डायमेंशन को स्टडी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं. तो जो कूलम्स लॉ है वो केवल अप्लाई ही तब होता है जब आप उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करोगे. अगर आपने चार्ज की भी डायमेंशन कंसिडर कर ली तो वहां पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, तो सब अब आपको समझ आया होगा पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्स ने कहा था कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज वेरीज इनवर्सली एट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस. इट मीन्स ये एनालॉगी है, एक्चुअली ये एनालॉगी है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते हो. ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल यही था कि दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, तो मतलब m1 m2 हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, m इक्वल टू जी कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. कैपिटल G इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब फॉर्मूला होता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव होगा. तो ये क्या होगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2 प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. मैग्नीट्यूड का मतलब कि वैल्यू चाहे प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, उससे मतलब नहीं है. मैग्नीट्यूड आपको बताया था फर्स्ट डे, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड होता है. अगर क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू भी है तो भी हमें इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर पॉइंट चार्जेस डिवाइड बाई, लेकिन चलो अभी बताते हैं.
Q1 Q2, और दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R क्या है, R है डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। तो आप इसको अगर कंबाइन कर लें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आता है वो वैसे तो वैल्यू बड़ी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बाय कूलम्ब्स लॉ वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर Q1 Q2 तो चार्ज है, जिन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जिन चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चार्ज अलग से नहीं रखा होता है, चार्ज किसी न किसी बॉडी पे होता है, तो जो दो बॉडीज अलग अलग रखी हैं उनके बीच की डिस्टेंस r है और उनकी वैल्यू, उन पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है, तब ये फोर्स का फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हियर एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space, it is the permittivity of free space। अभी बताते हैं परमिटिविटी क्या होता है, वैल्यू लिख लेते हैं पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके लिखी जाए तो ये होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब यूनिट की बात आती है, आप देखो इस पूरे की अगर हमें यूनिट निकालनी हो तो यूनिट कैसे आएगी, यूनिट निकालना आपको बता चुके हैं हम फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख लीजिए, इसकी यूनिट अगर हम पूरी वैल्यू की निकालेंगे तो ये पूरा डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर और डिवाइड बाई कूलम का स्क्वायर। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिवाइड में जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी F इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2, तभी तो हम इस पूरे की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F क्या होता है न्यूटन, ये क्या होता है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। ये आपकी यूनिट हो गई किसकी, इस पूरी वैल्यू की, तो यहाँ पे आप इसका यूनिट लिख सकते हो मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि बहुत यूज होने वाली है आपके आगे के न्यूमेरिकल्स में, पूरे चैप्टर में, या कह सकते हो आप पूरी फिजिक्स में जब भी आप कई कूलम्स लॉ अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, तो आप इतनी वैल्यू तो पूरी लर्न ही कर लो, ठीक है, एकदम टिप पे होनी चाहिए। अब एप्सिलॉन नॉट क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी बना है वर्ड परमिशन से, ठीक है। जैसे अगर हम अपने, जैसे हम, आप एक चीज समझिए, जैसे मैग्नेटिक फोर्स से बताते हैं हम आपको, मैग्नेट रखा होता है कहीं पे, ठीक है, तो मैग्नेट की डिस्टेंस पे आप रखते जाइए, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आपने जैसे आयरन को रखना है तो आयरन आप थोड़ी दूर रख दीजिए, फिर आप देखते हो कि मैग्नेट उस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रख दो और कहीं से भी अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है ना, उसका कुछ स्पेसिफाइड एरिया होता है, यानी कुछ उसकी लिमिट है। बिल्कुल ऐसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे यानी Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगाएगा, तो जैसे इसको यहाँ पे रखा है एक चार्ज Q1, यहाँ पे रखा है एक चार्ज Q2, तो हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है या फिर ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों के बीच के फोर्स को ही तो कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो अब Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि इसके बीच में क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में एयर है, फ्री स्पेस है, तो ऑब्वियसली इसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी स्ट्रेंथ ये इसको दे पाएगा। अगर बीच में कोई ऐसा मीडियम है जो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दे रहा है तो वो पूरा का पूरा फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच का मीडिएटर है यानी जो मीडियम है, वो मीडियम कितना फोर्स लगाने की परमिशन देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, परमिशन देने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो अगर मान लीजिए कोई मीडियम है, कोई मीडियम इन्वॉल्व होता है,
तो उस मीडियम की एप्सिलॉन की वैल्यू, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगा है, नॉट का मतलब फ्री स्पेस, अगर कोई मीडियम होगा तो वहां पे m लिखा होगा सफिक्स में, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन में, क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम न्यूमेरिकल में लिखा होगा, ठीक। बस ये जरूर है कि इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के नहीं आता, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू मैंने लिख दी है, वैसे ये क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 लिख सकते हो, या 8.85 तक, ठीक है, इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट का विशेष ध्यान दें, ठीक है। अब आता है कि कभी कभी क्योंकि आप डायमेंशन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इसलिए आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप देखिए फॉर्मूला हमारा ये होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, तो ये हमें एक तरफ रखना पड़ेगा, यानी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ रखते हैं, बाकी एक तरफ कर देते हैं R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। अब हमें ये भी अलग करना है, इसको ऊपर रखना है। वैसे तो ये तो इतनी वैल्यू तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, पर इसकी वैल्यू को अपोजिट कर मतलब इन्वर्स कर देते हैं, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आप सीधे इसकी यूनिट भी चेक कर सकते हो, तो ये हो गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, जो कि आप देखिए सबसे पहले मैंने जब वैल्यू लिखी है तो यही यूनिट लिखी हुई है ऊपर, आपको बता दी कहाँ से आती है। अब इसकी वैल्यू आपको इसकी डायमेंशन लिखनी हो तो कूलम की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि हमने अपनी 7 जो पढ़ी हैं बेसिक क्वांटिटीज, उसमें कहीं भी कूलम नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये पता है कि Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT होता है, तो I की वैल्यू का मतलब एम्पियर और इसका मतलब T, ये तो दोनों आते हैं बेसिक क्वांटिटीज में, तो हम A इंटू टी कूलम की जगह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा A इंटू टी, इसकी डायमेंशन ये हो गई, इसकी डायमेंशन ये हो गई, इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि कूलम का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई न्यूटन का क्या होता है mL टी की पावर -2, न्यूटन तो फोर्स है ना, इंटू मीटर यानी L का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई mL³ टी की पावर -3, सब ऊपर ले जाइए और ऊपर आते पे हो जाएगा m-1 L-3, t ऊपर जाएगा तो -3 है, ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, t की पावर 5 और a की पावर 2, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करने के लिए आती है, एक एक नंबर में कभी पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसके लिए ये हो गया, ठीक। अब ये क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको साफ कर लूं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू राइट इट एज एन वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो वी विल स्टार्ट। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है, इट मीन्स आपको डायमेंशन के बारे में पता होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हमने सपोज किया कि सपोज एक कोई पॉइंट है यहाँ पे O का मतलब होता है x y एक्सिस जो होते हैं, तो वहां पे जो O होता है यानी जो ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिन, ठीक। तो एक हमने मान लिया कि Q1 एक वेक्टर मतलब Q1 एक चार्ज है जो कि R, जिसका R1 वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ अब इसका, अब हम ये चीज यहाँ पे बता देते हैं आपको। वेक्टर क्वांटिटी जब बताया था तभी बताया भी था x y, जब हम कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं रखा है तो हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर को बनाने के लिए ऐसे तो बनाते हैं, यानी अगर a ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसका पोजीशन वेक्टर a कैप हो गया, ठीक है, या जितनी डिस्टेंस पे होता है वही उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पे m
2 मीटर है, तो 2 मीटर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि O से Q1 चार्ज जो रखा है वो R1 डिस्टेंस पे है, इसका मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, दूसरा चार्ज हमने मान लिया Q2 यहाँ कहीं रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। अब क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हमें वेक्टर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज इसका इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर जो पोजीशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो R1 हो गई, R2 हो गया Q2 का वेक्टर और R1 हो गया Q1 का वेक्टर। अब हमको बनाना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, अगर हम इस पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगता है तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन यही तो होगी। जब ये डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे क्या लिखोगे, F12। 1 2 का मतलब है 1 पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 2। ठीक है, आप इसको लर्न करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो ऑन फ्रॉम, याद करने के लिए सिर्फ। वैसे तो ये चीजें आप इतनी बार लिखोगे कि अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए बता दिया। 1 का मतलब जिस पे लग रहा है और 2 का मतलब जिसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, तो F12 फोर्स Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। Q2 पे लग रहा है 1 की वजह से, तो F21 इसको लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स है। अब हम या तो F12 कैलकुलेट करें या F21 कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, आप ट्रायंगल मेथड पढ़ चुके हो। ट्रायंगल मेथड में जब किसी एक ट्रायंगल में R1 R2 दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, रिजल्टेंट। ठीक है, यानी हम यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा R12 लिखेंगे तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2। R12 का मतलब वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। देखो इसको हम R12 भी लिख सकते हैं, R21 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 2 का मतलब हुआ अगर हम Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस लिखेंगे R12, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर बनेगा ऐसा, और क्योंकि डायरेक्शन ही उधर है। और अगर हम Q2 पे चेक करेंगे Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखेंगे R21, बिकॉज पोजीशन वेक्टर की सिचुएशन वैसी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि R12 और R21 दोनों एक ही डिस्टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली यही दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो। ठीक है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो R12 R21 बराबर है, लेकिन एक चीज देख लेना, R12 बराबर है R21 के मैग्नीट्यूड फॉर्म में, लेकिन डायरेक्शन फॉर्म में तो अपोजिट हो गई, क्योंकि इसकी वजह से जब इस पे फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन इधर है। तो इसका मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच की बराबर है पर डायरेक्शन अलग अलग है। इसी को, यही तो वेक्टर है, इसीलिए तो वेक्टर क्वांटिटीज अलग होती हैं। ठीक है, तो R12 बराबर हो गया माइनस R21 के। अब हम फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, तो अगर हम F12 कैलकुलेट करते हैं, F12, तो हमारा जो फॉर्मूला कूलम्स लॉ का है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/Q2 डिवाइड बाई, अब 1/2 का मतलब 1 पे लगने वाला 2 की वजह से, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लिखेंगे R12 का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है ना, तो हमने किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था कि हम उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई इस वैल्यू में करेंगे तो ये क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट भी हो जाएगी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, R12 क्या है, ये R कैप बताया था लास्ट उसमें हमने, जब आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा वेक्टर और स्केलर, तब आपको बताया गया होगा कि R कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि जिस वेक्टर की आप बात कर रहे हो उस बड़े वाले वेक्टर के हमने यूनिट वाइज कई पोर्शन डिवाइड कर दिए, यानी सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर, अगर हम 5 मीटर के वेक्टर को ब्रेक करना चाहें तो 5 मीटर का वेक्टर 1 मीटर में 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ना, तो उसका जो एक पोर्शन बचेगा उसको बोलेंगे उस 5 वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये वही लिखा है, R12 का यूनिट वेक्टर है ये। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो R12 कैप की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब होता है R वेक्टर और डिवाइड बाय मॉड ऑफ R। ठीक है, मतलब वेक्टर की वैल्यू को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, एक वेक्टर। समझ आया? समझने का मतलब जैसे अगर 5 मीटर का वेक्टर है और उसको हम 5 उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे ये कटेगा, केवल 1 का वेक्टर ही तो बचेगा, तो ये यूनिट वेक्टर ही तो बचा। ठीक है, वही चीज ये लिखी हुई है। तो कैप से क्या हुआ कि ये पूरी वैल्यू आपकी वेक्टर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो हम फोर्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से। अब सेम एज अगर हम F21 लिखना चाहें तो F21 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, तो ये F21 हो गया। और न्यूमेरिकली अगर देखना चाहें तो F12 बराबर है F21 के, लेकिन डायरेक्शन से अपोजिट है। तो F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21 यानी माइनस F21। ठीक है, तो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की एक ही आएगी क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन आता है। इससे आपको कुछ और याद आया? ये क्या है? ये रूल ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द न्यूटन्स थर्ड रूल। आपने न्यूटन का थर्ड रूल पढ़ा था, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, तो दैट इज ऑल्सो अप्लाई टू द कूलम्स लॉ। Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, अब इसी तरह से आप एक काम कर सकते हो कि जैसे आपकी बुक्स में, आप देखना बुक्स में दिया हुआ है कि मल्टीपल चार्जेस, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 2 चार्ज लिए, 2 चार्ज लिए, तो आप 3 चार्जेस भी ले सकते थे। 3 का मतलब एक एग्जांपल हम यहाँ पे Q3 लिख लेते और इसको ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाती, ये R3 वेक्टर हो जाता। ठीक है ना, ये R3 होता, तो हम जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते तो F13 कैलकुलेट करते। ऐसे जितने भी हो तो मल्टीपल चार्जेस लिख सकते हैं, इसका मतलब हम कितने भी वेक्टर फॉर्म को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ नहीं, उसको सुपरपोजिशन ऑफ न्यूटन कूलम्स लॉ कहते भी हैं। अगर लाइन में बता देती हूँ इसको रफ करके। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जैसे अभी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फोर्स का बताया, तो वहां पे 2 चार्ज हमने लिए थे, यहाँ पे हमने 3 चार्ज ले लिए। एग्जांपल है ये, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस लिखा हुआ है आपके उसमें एक टॉपिक, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ इन चार्जेस को ऐड करके दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और तीनों चार्ज के पोजीशन वेक्टर हैं R1 R2 R3। इट मींस अगर हम ये निकालें कि Q1 पे इन दोनों की वजह से लगने वाला चार्ज फोर्स जो है वो कितना है, एक चार्ज पे इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा तो फोर्स का कुछ रिजल्टेंट भी आएगा। तो इन दोनों की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो आप देखो Q2 की वजह से जब Q1 पे फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, F12 बना हुआ है। कि Q3 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन में, और ये देखो इसका ये बन कैसे गया, आप ये देखो, एक डायरेक्शन ये है, ये क्या डायरेक्शन है F13 की, एक डायरेक्शन ये है, ये क्या डायरेक्शन है F12 की। ठीक है, तो और यहाँ से कोई एक पॉइंट मान लीजिए आप, कुछ भी A मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे पैरेललोग्राम मेथड में हम वेक्टर को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में 2 मेथड थे, एडिशन ऑफ बाय ट्रायंगल मेथड एंड बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या हो जाता है कि जो 2 वेक्टर होते हैं उनका हम पैरेलल कंप्लीट करते हैं, मतलब पैरेललोग्राम बनाते हैं, और उनके बीच का जो डायगोनल होता है वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। यही हुआ ना, तो Q1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये वाली वैल्यू रिजल्टेंट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही फोर्स, तो उतना ही फोर्स तो लगेगा क्योंकि इन दोनों का फोर्स इस पे लग रहा है, लेकिन इस पे
एक का फोर्सेस डायरेक्शन में, एक का फोर्सेस डायरेक्शन में, तो उन फोर्स की वैल्यू में चेंज आ जाता है ना। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर चारों तरफ से लगने वाला फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और मान लीजिए रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तो वो फोर्स कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो तो वो डिस्प्लेस हो ही हो। मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो इट मे बी कि इट शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, एक इधर थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं गया। अब वो रिजल्टेंट कितना होगा, तो वो पैरेललोग्राम मेथड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर हम कूलम्स लॉ लगाते हैं तो कूलम्स लॉ में क्या होगा, देखो F12 लिखेंगे तो F12 का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12 इसका R12 का स्क्वायर और इनटू में R12 का कैप। वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। F12 निकालते हैं, F13 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 का स्क्वायर इनटू R13 का कैप, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम Q2 Q3 दोनों निकालना चाहें तो ये क्या होंगे F23 वेक्टर, और ये हो जाएगा F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 का स्क्वायर इनटू R23 का कैप। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ऐड करना होगा तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा F इक्वल टू F रिजल्टेंट इक्वल टू F12 का वेक्टर प्लस F13 का वेक्टर प्लस F23 का वेक्टर, ठीक है। या फिर इसको हटा के और डॉट 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 करके जितने भी चार्जेस लगे होंगे सब पे लिख सकते हैं Fn का वेक्टर, ठीक है। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर फोर्स कूलम्स लॉ के। तो आप सीधे ऐसे करके वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल चार्जेस का है, जितने चार्जेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम ऐसे वैल्यू लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि कूलम्स लॉ क्या होता है, उसके बीच के फोर्स कैसे होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब इन पूरे पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो here is the numerical. Consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to small q, मतलब तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, स्मॉल q है। At vertex of an equilateral triangle of side small l, यानी इसकी साइड जो है वो स्मॉल l है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स ऑल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। उनका कहना यह है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे स्मॉल q के बराबर एक चार्ज रख दिया गया है। अब उस जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक दूसरा चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू कैपिटल Q है। तो उस कैपिटल Q पे ऑब्वियसली जब आसपास चार्ज रखे हुए हैं तो उसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू यानी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड बनाते हैं। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि इसको इससे ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको लिख लो आप DEF, ठीक है। ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने O लिख दिया, ठीक है। ये अब इस O पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है कैपिटल Q, ठीक है। ऐसा उसने कहा है कि सेंट्रॉइड पे कैपिटल Q चार्ज रखा है। क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल Q पर इसकी 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 इन तीनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के लिए हमें रिजल्टेंट ही निकालना पड़ेगा। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला ओनली वी हैव कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अप्लाई तो हम वही करेंगे क्योंकि तीनों पॉइंट चार्ज हैं, लेकिन बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या होगी। तो अब आप एक चीज देखिए, ये फोर्स इस पे जो लगाएगा ये वाला चार्ज, इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है।
और उसको हम लिख लेते हैं F3 लिख लेते हैं। ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और उसको हम लिख लेते हैं F2 क्योंकि ये Q2 की वजह से लग रहा है। ठीक है, ये वाला चार्ज भी इस पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम F1 लिख लेते हैं क्योंकि वो Q1 की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे जो Q पॉइंट है इस पे लगने वाले 3 चार्ज हैं, 3 फोर्स हैं, F1, F2, F3। ठीक है, अब F1, F2, F3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आप सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं F2 की वैल्यू। तो F2 के लिए फॉर्मूला लिखो F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है ना, वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मतलब ये नहीं, F2 2 को पहला निकाल रहे हैं ना, F2 यानी ये, तो ये क्या हो गया F2 यानी Q2 इंटू ये वाला चार्ज कितना है कैपिटल Q डिवाइड R कितनी होगी। अब R बताइए, R यही तो बची। अगर हम इसको लिख दें, क्या लिखा है आपने A B C, तो R की वैल्यू कितनी होगी OB। यहाँ पे आप लिखोगे OB का स्क्वायर। OB तो R बची क्योंकि R का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज कौन से हैं, एक ये वाला चार्ज, एक ये वाला चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बची OB, इतनी डिस्टेंस तो बची। अब कैलकुलेट करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि OB है कितना। OB की तो वैल्यू गिवन नहीं है, OB की वैल्यू गिवन नहीं है, पर ये दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स स्मॉल l के बराबर है। तो हम कुछ ऐसी यहाँ पे ज्योमेट्री लगाएं जिससे कि हमें यहाँ पे OB की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। इधर OB की कैलकुलेशन के लिए आप देखिए इन ट्रायंगल ADC में आप देखिए ये पूरा ट्रायंगल 60, पूरा एंगल कितने का है 60 डिग्री का पूरा। ठीक है, तो इतना अगर सिर्फ इतने की बात करें तो इतना कितना बचा 30 डिग्री, क्योंकि हाफ हो जाता है ना, हाफ के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, तो ये हाफ बचा। हाफ अगर बचा तो आप ये देखिए जब इसको इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये लाइन बेस हो गई, ये लाइन हाइपो हो गई, ये लाइन हाइट हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू लगा सकते हैं, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो होता है। बेस का मतलब AD डिवाइड बाई हाइपो का मतलब AC। ठीक है, AD ही हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली, तो AD कैलकुलेट करना है तो AD बराबर हो जाएगा AC इंटू cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है AC तो हमें पता है ना, AC की वैल्यू है L, दी हुई है पूरी L, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, ये AD की वैल्यू हो गई, पर हमें AD से तो मतलब है नहीं, हमें तो इनसे मतलब है, क्योंकि डिस्टेंस तो यही है ना इन सबके बीच की। तो अब इसके लिए क्या करें, तो वी नो दैट AD जो है वो, अब एक चीज देखिए आप ज्योमेट्री में ये चीज आपने पढ़ी होगी कि सेंट्रॉइड जो है वो इस लाइन को AD वाली डिस्टेंस को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड आपने पढ़ा होगा 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो डिवाइड करेगा, इसका मतलब AD की वैल्यू क्या होगी, AD डिवाइड करेगा AO बराबर क्या हो जाएगा, AO मतलब AO, तो AO बराबर होगा AD इंटू 2/3। AD इक्वल टू AD इंटू T/3। अब देख ये चीज देखो बेटा, ये तो मैथमेटिक्स है जो आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें अगर हम इसके एंगल बाइसेक्टर को आगे मिलाते हैं, यानी सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंट्रॉइड हमेशा इस पोर्शन को 3:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, 3:2 में डिवाइड करता है, तो इनका रिलेशन यही तो बनेगा AD इंटू 2/3। ठीक है, AD इंटू 2/3 कर दें तो AO बचेगा। ठीक है ना, तो अब AO की वैल्यू हमें पता चल गई, यानी AO। ठीक है, अब एक चीज आप और देखो, AO पता है और OB OC
तो ये तो आपको ज्योमेट्री से ही पता चल रहा होगा कि AO बराबर OB बराबर OC। सेंट्रॉइड जब सभी को 3:2 में डिवाइड करता है तो सारे ही इक्वल होंगे ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस चीज का ध्यान रखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब उसके अंदर बनने वाले सारे पोर्शन इक्वल होते हैं। जब सारे पोर्शन इक्वल होते हैं तो उनका डिवाइडेशन भी तो इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली लाइन मतलब AD BE CE तीनों बराबर होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई और ट्रायंगल होता है तो नहीं होती। ठीक है, जब ये बराबर हैं तो इनका 2/3 भी तो इक्वल होगा। ठीक है, 2/3 इक्वल होगा तो ये और ये तीनों बराबर होंगे, वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, तीनों बराबर होंगे, इसका मतलब तीनों की वैल्यू कितनी होगी 2/3 इंटू AD। तीनों की वैल्यू इतनी आई 2/3 इंटू AD। अब AD की वैल्यू कितनी है तो 2/3 और इंटू AD अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो L इंटू √3/2, तो L इंटू √3/2। इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल करो, √3 बना, तो ये हो गया L/√3। ये वैल्यू आपकी आई किसके बराबर AO की वैल्यू आ गई। AO OB OC जो भी आपने लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, यानी इसके बीच, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये तीनों ही डिस्टेंस बराबर इतनी आ गई L/√3। अब हमें जहां भी यूज करना होगा, हमने जहां OB लिखा है वहां हम ये लिख सकते हैं L/√3। AO लिखेंगे वहां हम लिख सकते हैं L/√3। वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब आप यहाँ पे पुट करिए वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q इंटू कैपिटल Q और डिवाइड बाई L/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q डिवाइड बाई L का स्क्वायर, और ये देखो √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया F2। F2 का मतलब इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इस पे कितना है ये निकला, और इसकी डायरेक्शन क्या है ये इसकी डायरेक्शन नहीं, आप सीधे से ध्यान रखना, ये वाली है इसकी डायरेक्शन, ऐसे, क्योंकि यही तो डायरेक्शन है फोर्स पे लगने वाली की। ठीक है, अब हम F3 निकालेंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर हम F3 निकालेंगे तो हम ऑब्वियसली वही फॉर्मूला ट्राई करेंगे और वही नीचे लिखेंगे OC का स्क्वायर, और बिकॉज ऑलरेडी वी विल गेट OC इक्वल टू L/√3, तो हमें बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आएंगी, तो हम F3 के भी बराबर लिख सकते हैं 3/4πε0 इंटू Q/L का स्क्वायर, ये भी बराबर आएगी। F1 भी इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप डायग्राम में देख लीजिए, एक मिनट, वो तीनों तो कैलकुलेशन हो गई मैथ्स की, अब आते हैं फिजिक्स पे। देखिए F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है, ठीक है, लेकिन अब F1 को भी हम भूल जाते हैं, F1 की डायरेक्शन नीचे है ना, F2 F3 को आप देखिए, F2 F3 दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन ऐसी है, एक ऐसा है एक ऐसा है, एक की डायरेक्शन ये है एक की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से इसको कंप्लीट कर लें ऐसे, तो ये जो इसका डायमीटर डायगोनल होगा वही तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, हमें पता है पैरेललोग्राम मेथड में यही होता है। अगर हम इसको कंप्लीट करके ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लें ऐसे, तो ये जो बचेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट होगा तो ये हुआ आपका F3, ये हुआ आपका F2 और ये हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट। अब आप एक चीज देखिए, F2 F3 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, F2 F3 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी F1, ठीक है। तो जो फोर्स इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो हो गया F1। इस डायरेक्शन पे एक ही फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे भी लगाएगा। हमने अभी बताया था सिमेट्री ऑफ फोर्सेस होती है, कूलम्स लॉ न्यूटन का थर्ड रूल भी अप्लाई करता है एक्शन टू रिएक्शन। जब F1 का मतलब Q1 की वजह से लगने वाला Q पे फोर्स
Q1 की वजह से लगने वाला कैपिटल Q पे फोर्स F1 है, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल Q की वजह से लगने वाला फोर्स भी Q1 पे F1 ही तो होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होंगे तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो कैपिटल Q पे रिजल्टेंट फोर्स कितना बचेगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। इतनी पूरी कैलकुलेशन हमारी बेकार हो गई। अगर हमें पहले ही फिजिक्स आती होती, मतलब अगर हमें ये कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होता, वैसे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया इसलिए आप ये चीज नहीं सोच पाए, हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन ना करो तब तक इस चीज को प्रूव कैसे कर पाते। अदरवाइज जब भी कहीं ऐसा आए कि इक्वल चार्जेस हैं और चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं तो एट लास्ट वो फोर्स 0 ही हो जाते हैं, क्योंकि जब इक्वल चार्ज है तो फोर्स भी इक्वल होगा, और फोर्स इक्वल होगा तो ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को और आंसर 0 हो जाता है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमने इतना पूरा आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फोर्स कूलम्स लॉ जो था वो पूरा अप्लाई करके आपको बता दिया, कूलम्स लॉ होता क्या है ये बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, तो आप कूलम्स लॉ पूरा पढ़िए, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ोगे तो ही पढ़ने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज हम आगे आगे चलते रहेंगे और आपको वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और ये इस चीज़ का ध्यान रखिए।